Welcome back, dear students. We are in determinants, and in this part 3 I am going to discuss about some important theorems on determinants without which you cannot solve the questions of determinant which are normally asked in the board exams. So let us start and understand the theorems one by one. So the properties of determinants serve the purpose of a useful tool for finding its value. We will mention these properties and verify them for a third order determinant. Theorem 1 says the value of a determinant remains unchanged if its row and column are interchanged. Means if we are converting a matrix to its transpose, यानी हम जिस तरीके से एक मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज बनाते हैं उसी तरीके से अगर हम डिटर्मिनेंट यानी 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसमें अगर हम सारी रोज को सारे कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट रो इसकी 1 to 4 है तो इसको हम कॉलम बना देंगे। सेकेंड रो 5 3 9 है तो यहाँ पर ये सेकेंड कॉलम बनेगा, और 7 4 8 इज योर थर्ड रो एंड 7 4 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थर्ड कॉलम। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसके सॉल्यूशन पे जो वैल्यू आने वाली है, इट विल बी सेम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू सारे के सारे रोज को सारे कॉलम में कन्वर्ट करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थ्योरम 2 सेज इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, लास्ट थ्योरम के अंदर तीनों की तीनों रो तीनों की तीनों कॉलम में चेंज हो गई थी, लेकिन अगर कोई भी दो रो आपस में चेंज होती हैं या कोई भी दो कॉलम आपस में चेंज होते हैं तो उस केस में जो भी नया डिटर्मिनेंट होगा वो पुराने डिटर्मिनेंट के माइनस साइन के साथ होगा। ठीक है, तो हम उसको कैसे देखेंगे, लेट 1 2 4 5 3 9 7 4 8 इज योर डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू डेल आती है मान लो सॉल्व करके। और अब हम क्या करने हैं, आपने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, रो 1 को रो 3 बना दिया और रो 3 को रो 1 बना दिया। तो आप देखो यहाँ पर हमने 7 4 8 को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड रो अनचेंज रहने वाली है और थर्ड रो की जगह पे फर्स्ट रो आ गई। अब इसकी जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि इसका जो आंसर है वो इसके आंसर के सामने एक केवल माइनस साइन का चेंज आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर बिल्कुल सेम टू सेम है तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, 0 होगा। 3x3 ऑर्डर का जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो कितना होगा, 0। तो आप यहाँ पर देखो 157 और यहाँ पर दूसरा कॉलम भी क्या है 157, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसको आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, इसका आंसर डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, 0। नेक्स्ट इज थ्योरम 4। थ्योरम 4 सेज if each element of a row or a column of determinant is multiplied by a constant, यानी हम उस डिटर्मिनेंट में किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो पुराने डिटर्मिनेंट में वो पर्टिकुलर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। तो इसको कैसे समझना है, हम एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं यहाँ पर 1 2 4 5 3 9 7 4 8। अब मैंने एक दूसरी वैल्यू ले ली डिटर्मिनेंट की और इसका जो रो 2 है ये आप देखो ये 10 6 और 18 है। तो हमें ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें भी 2 कॉमन है, इन तीनों के अंदर 2 कॉमन है, और जैसे ही हम इसे 2 कॉमन ले लेते हैं तो आप पीछे देखेंगे यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। ठीक है, तो हम इस न्यू डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकते हैं, 2 into द वैल्यू ऑफ द ओल्ड डिटर्मिनेंट। यानी अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले से ही आपको मिल गई है और अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द डिटर्मिनेंट इफ फर्स्ट रो और सेकेंड रो और थर्ड रो मल्टीप्लाई होती है किसी कांस्टेंट के से, तो आप क्या बोलोगे कि जो न्यू डिटर्मिनेंट है वो पुराने डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई के होकर इक्वल हो जाएगा। अब इसमें एक और टर्म आती है फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप एक कांस्टेंट को अगर आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हो तो मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ऑर्डर n की और अगर हम
उसके अंदर अगर हम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मैंने अभी बताया जब भी हम मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ईच एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो जो डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करोगे वो उस मैट्रिक्स में, क्योंकि तीनों ही रो के पास वो नंबर पहुंच गया है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रो तीनों रो से उस नंबर को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। और अगर ये 3 से ज़्यादा मैट्रिक्स के लिए बात हो रही है कि 4x4 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो वो कांस्टेंट यहाँ पर मतलब जो भी उसका ऑर्डर होगा वही इसकी पावर में आ जाएगा, और उसके अलावा जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वो एज इट इज हमको रख लेनी है। नेक्स्ट इज थ्योरम 5, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल। इससे पहले जो थ्योरम 2 थी उसमें क्या था, इफ द 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम्स क्या हों, प्रोपोर्शनल हों, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। अब इसको कैसे समझते हैं, आपने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली डिटर्मिनेंट की, एंड लेट इट इज 1 2 4 5 10 20 7 4 8। अब हम जरा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें ये नजर आएगा कि यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया 5 × 1 5, 5 × 2 इज योर 10 एंड 5 × 4 इज 20। तो अब इस सेकेंड रो से हम क्या कर सकते हैं, 5 बाहर ले सकते हैं, तो मैंने इसको बाहर ले लिया। अब एक्चुअल में तो ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल कैसे हैं, 5 का जो रेशो 1:5 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो उस 5 को जब हम बाहर ले लेंगे तो हम पीछे क्या देखेंगे, रो 1 और रो 2 इक्वल हो गए हैं, और यहाँ पर अब आप थ्योरम 2 अप्लाई कर सकते हो। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0, एंड 5 × 0 इज 0। नाउ नेक्स्ट इज थ्योरम 6, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो or column of a determinant is expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। इसका मतलब है आप अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको अगर कोई डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में दे रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो प्लस वाली टर्म है इसको आप अलग से लिखकर एक दूसरा डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा, 2 डिटर्मिनेंट यहाँ पर आप बनाओगे। फर्स्ट में आप लिखोगे 1 2 और 4, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है। फिर इसके ये एलिमेंट सेम रहने वाले हैं 5 10 एंड 20, और ये 7 4 8 तो एज इट इज रहेगा। अब जो फर्स्ट रो में जो नई टर्म्स ये इनके साथ में जो प्लस हो रही थी उसको लेके हम यहाँ प्लस करते हुए ही यहाँ पर न्यू डिटर्मिनेंट बना देंगे, एंड इट इज ABC 5 10 20। ठीक है, जो सेकेंड रो और थर्ड रो जो थे वो एज इट इज ही रहेंगे। अब आप यहाँ पर देखो ये कौन सी थ्योरम यहाँ पे लगेगी, थ्योरम नंबर 5, बिकॉज रो 1 एंड रो 2 आर प्रोपोर्शनल, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब जो डिटर्मिनेंट आएगा वो केवल इसको सॉल्व करने से आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि इस थ्योरम की हेल्प से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी और थ्योरम नंबर 7, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड। अगर हम किसी एक डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम के हर एलिमेंट में कोई दूसरा रो या कॉलम को हम ऐड कराते हैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कराकर, तो क्या होगा, जो दोनों डिटर्मिनेंट हैं वो सेम होंगे। अब इसको कैसे समझना है, लेट योर डिटर्मिनेंट इज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, और हम दूसरा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। इसमें मैंने क्या बोला कि हम किसी दूसरी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा के और यहाँ पर प्लस कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, थर्ड रो को K से मल्टीप्लाई कराया और उसको रो 1 में ऐड करा दिया। तो आपकी न्यू रो 1 क्या बनी, A1 + K A3 B1 + K B3 एंड C1 + K C3, और हमने रो 2 और रो 3 में कोई भी चेंज नहीं किया है, तो ये एज इट इज रहेगी। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो थ्योरम नंबर 6 थी उससे हम इसको क्या बना सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट बना के लिख सकते हैं। तो ये जो न्यू डिटर्मिनेंट हमने यहाँ लिखा है इसको हम कैसे लिख लेंगे, एक तो आपके पास आएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या आएगा, ये जो K A3 K B3 और K C3 तो फर्स्ट रो में आएगा, सेकेंड एंड थर्ड रो आपकी एज इट इज रहेंगी। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि K तीनों के पास है यहाँ पर, तो हम K को बाहर निकाल सकते हैं। K को हमने कॉमन ले लिया,
पीछे आपके पास A3 B3 C3 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 ही रह रहा है। अब आप यहाँ पर थ्योरम नंबर 2 लगा सकते हैं, जो कि ये कहती है इफ 2 रोज आर आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म आपकी 0 हो जाएगी और जो न्यू डिटर्मिनेंट है डेल डैश, जिसको हमने नेम दिया है, इट इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और वी कैन से दैट द न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द ओल्ड वन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज थ्योरम 8, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट with cofactor of the corresponding element of any other row is 0। अब इसको कैसे समझना है आपको, अगर आप कोई डिटर्मिनेंट आपको दे दिया, ठीक है, उसके आपको किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को आप ले रहे हो और उनको आप किसी अदर रो के कोफैक्टर के साथ आप उनको मल्टीप्लाई कराते हो, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन का सम होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पर आप देखो, अगर हम रो 1 लेते हैं, रो 1 के तीनों एलिमेंट हमने यहाँ ले लिए A11 A12 और A13। अब हम रो 2 के कोफैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कराते हैं इनके साथ, तो ये कोफैक्टर हो गया सेकंड एलिमेंट, तो ये कोफैक्टर हो गया सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और ये कोफैक्टर हो गया सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और ये कोफैक्टर हो गया सेकंड रो एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इट इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट अगर कोई भी एलिमेंट, अब जैसे यहाँ पर अगर आप A12 A22 A3 लेते और उसको आप इसके कोफैक्टर या इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराते तो भी वो क्या होता, 0 होता। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड द प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।